मेरा नाम सनम है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरी खूबसूरती की वजह से कॉलेज का जो लड़का मुझे देखता तो बहक जाता। इसी वजह से आर्यन की भी मुझ पर नजर थी। मैं रात के 3 बजे भागी तो आर्यन मुझे उठाकर वीरान जगह पर ले आया। ने कहा मुझे छोड़ दो। तो कहता कि तुम जैसी लड़की को देखकर कौन खुद पर काबू रखे। और दीवान की पार्ट नंबर 9। सनम को घसीटते हुए ले जाकर रजा ने सनम को स्टोर में बंद कर दिया था। रजा सर प्लीज सर दरवाजा खोलें। सनम दरवाजा पीट पीट कर थक चुकी थी, लेकिन रजा के कान जुए तक नहीं रेंग रही थी। आज शाम तक तुम इसी में रहो जब तक हमारा निकाह ना हो जाए, रजा सडमुखी से बोला। सनम उसकी आवाज सुन वापिस सर पकड़कर बेड पर बैठ गई। रजा ने उसे गर्दन से दबोच के कमरे में बंद कर दिया था और दूसरी तरफ सनम का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। रजा को आगा साहब या किसी को भी कानो कान भनक तक नहीं लगने देना था। रजा ने सब कुछ इंतजाम कर लिया था। आगा साहब अपनी ज्यादा दुरुस्त करते हुए लॉन्च एरिया में आए जहां आर्यन बैठा हुआ था। तुम आखिर चाहते क्या हो लड़के? आगा साहब कड़क आवाज में बोले। मैं कुछ नहीं चाहता और आप अच्छे से जानते हैं कि मेरी चाहत क्या है और कौन है, फिर भी आप अनजान बने रहे। आर्यन टांग पर टांग चढ़ाए बैठा सामने लगी सनम की मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखने लगा। निकलो और इसी वक्त अपनी शक्ल गुम करो, इससे पहले मैं तुम्हारा बाप राय चौधरी को तुम्हारी घटिया हरकत के बारे में बता दूं। अगर साहब एकदम गुस्से से चिराग पाऊं पर ठीक है फिर मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख होगा जब सनम को इस बात का इल्म होगा कि वो जिसे अपना बाप समझती है वो तो उसके आस्तीन में छुपा सांप है। आर्यन हंसासे हंस दे तो आगा साहब ने मुठ्ठियां बीच ली। तुम्हारी बकवास पर सनम जान कभी यकीन नहीं करेगी। आगा साहब बाजार तो हिम्मत से बोले, लेकिन अंदर एक डर सा बैठ गया। ठीक है तो अब वक्त बताएगा। आर्यन उठकर बाहर चला गया और आगा साहब के चेहरे पर झुर्रियों के साथ साथ एक मकारपन भी दिखने लगा। आगा साहब किसी भी हाल में सनम को खोना नहीं चाहते थे। माजी की होलनाक बातों को भुला चुके थे। अब एक शरीफ सख्त के इंसान बनकर जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी पूरी जिंदगी सनम में समाई थी और सब कुछ अपने हाथों से वो तबाह और बर्बाद नहीं कर सकते थे। सबसे पहले सनम को रजा के जंगल से छुड़वाना था। फिर आगा साहब ने सोच लिया था कि वो अपनी सनम जान को लेकर कहीं दूर चले जाते जहां कोई भी उनको जानता पहचानता ना हो और ना ही माजी की परछाई उनके खुशहाल मुस्तकबिल पर पड़ती। अरसम बैठा कोई जरूरी फाइल चेक कर रहा था, तभी लिविंग रूम में शारदा बेगम आ गई। बेटा आज तुम्हें मिसबा को लेकर शॉपिंग पर जाना है, जाओ जल्दी से, शाबाश तैयार हो जाओ। नहीं मम्मा आज नहीं, आज मुझे इंस्पेक्टर माजिद से मिलना है। अरसम झुंझुला कर बोला। वो सादगी जिंदा है और इस शहर में है। अरसम जो शीले अंदाज में बोला। वो 20 साल पहले मर चुकी है और तुम अब तक इस केस के पीछे पड़े हो। साजदा बेगम को कोफत सी हुई। नहीं वो जिंदा है और देख लेना आप, मैं उसे ढूंढ लूंगा। बेटा मरे हुए जिंदा नहीं होते। जिस रात एक्सीडेंट हुआ तुम्हारी मम्मी पापा के साथ सादगी भी थी और वो एक है तुम्हारे मोम डैड की बॉडी मिल गई थी और सादगी की नहीं मिली थी। सादगी छोटी बच्ची थी और उस रात मौसम ठीक नहीं था। पुलिस वालों ने बताया कि शायद उसकी बॉडी खाई में गिर गई है। साहिदा बेगम आज जिस आकर बोली। आपको लगता है ना मैं पागल हूं या मेरी कोशिश नाकाम होगी? देख लेना आप, एक दिन आपके सामने मैं अपनी बहन को ढूंढ निकालूंगा। अरसम किसे आकर बोला। मैं जानती हूँ तुम इससे बहुत प्यार करते हो और जब वो 3 या 4 की होगी तुम 10 साल के होगे। बेटा तुम्हारा दिल आज भी मानने को तैयार नहीं कि सादगी मर चुकी है। तुम्हें लगता है कि कहीं से मोजदा हो जाएगा और तो वो तुम्हारे सामने आकर तुमसे लिपट जाएगी। साजिदा बेगम बेटे को तासब से देखने लगी तो अरसम ने फाइल को टेबल पर जोर से पटकार बोला। बस आपको और पापा को लगता है कि मेरे दिमाग में कोई गड़बड़ी है। मैं कोई भी बात खाली खोली नहीं बकता हूँ। ये देखे सबूत, सादगी मरी नहीं है, जिंदा है मेरी बहन। वो मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरे अंदर सांस लेती है, मेरे अंदर जीती है। और जिस रात मोम डैड का एक्सीडेंट हुआ उस रात सादगी जिंदा थी। उसके सर पर चोटें आई थी लेकिन वो सांस ले रही थी, जिंदगी की रमक बाकी थी। तभी एक शख्स आता है और मेरी बहन को गोद में उठाकर ले जाता है। और ये बात मैं नहीं, इस रात की सीसीटीवी कैमरे कहते हैं। जब मैं न्यूयॉर्क में था तब मैं इस डॉक्टर से मिला था जिसने मोम की डिलीवरी की थी और उन्होंने ही बताया था कि कोई शख्स मेरी बहन को हॉस्पिटल लेकर आया था उसका इलाज करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने बर्थ मार्क देखकर पहचान लिया कि ये कोई बच्ची नहीं और यावर की बेटी सादगी यावर है। उन्होंने उस शख्स से ज्यादा पूछताछ की तो उस मर्द ने उन पर हमला कर दिया और बच्ची को गोद में उठा खड़ा हुआ। मतलब वो बच्ची, मतलब मेरी सगी बहन सादगी जिंदा है और इस शहर में ही है। डॉक्टर की मदद से हमने इस शख्स की
स्केच तो बनवा लिया, मैं और माजिद बस इसी तलाश में हैं। वो शख्स बस एक बार पकड़ा जाए, फिर मैं देखता हूँ वो बताता कि मेरी बहन कहाँ है। अरसम गजबनाक होकर बोला तो साजिद बेगम सर पर हाथ रखे बैठ गई। तुमसे बड़ा बेवकूफ मेरी नजरों में से नहीं गुजरा। अरे वो डॉक्टर, 20 साल पहले की बातें उसे सब याद थी, और अगर याद थी तो उसने हमसे राब्ता क्यों नहीं किया और पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? एक पागल बुड्ढे की बात पर तुमने यकीन कर लिया। साजिदा बेगम हंस दी। चले आपकी बात ही सही, लेकिन डॉक्टर तनवीर को मुझसे झूठ बोलकर क्या फायदा? अरसम लापरवाही से शाने उचकाकर बोला। साजिदा बेगम चुप हो गई, फिर माथे पर बल सजाकर बोली, भाड़ में गया सब, बाद में ये सब करते रहे। तुम्हारा रिश्ता जुड़ चुका है और तुम्हें आज मिसबा को लेकर शॉपिंग पर जाना है। मैं कुछ नहीं जानती, 10 मिनट में तैयार होकर निकलो। हाँ हाँ ठीक है, जाता हूँ। अरसम अंगड़ाई लेकर बोला तो साजिदा बेगम उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर चली गई। अरसम पुरवकार अंदाज में चलता हुआ शॉपिंग मॉल के अंदर आया, जहां गुलनैन कब से बैठी उस शख्स का इंतजार कर रही थी जो पूरे 1 घंटे लेट पहुंचा था। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। अरसम गुल का बगौर जायजा लेने लगा। आज उस अलबत्ता उसने दुपट्टा कांधे पर फैलाए रखा था और सर पर चादर टिकाए खड़ी थी। असम की हसरत ही रह गई थी कि वो उसे कभी खुले बालों में देखे। तब चलो शॉपिंग शुरू करते हैं, तुम्हें जो पसंद है तुम ले लो। असम आंखों से ग्लासेस उठाकर बोला, किस खुशी में? मैं क्यों शॉपिंग करूं? शादी आपकी और मिसबा की है तो शॉपिंग भी इसके लिए आपको करनी होगी। कल खुश्क लहजे में बोली गोया हुई। तुम तब यहाँ मेरा दीदार करने आई हो। अगर तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी थी तो यहाँ क्यों आई? अरसम ने भी करहत लहजे में कहा। गुलनैन एक नजर बदतमीज शख्स को देखा और सोचा ये कितना रूडली बात कर रहा है। फजूल गई मुझसे ना करें, मैं मिसबा की वजह से आई हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। आपको जो पसंद है वो आप खरीद लें, मैं मिसबा का साइज बता दूंगी। गुल ने कदरे ठंडे मजाज जी से कहा, क्योंकि वो कोई माल में तमाशा नहीं लगाना चाहती थी और ना ही अरसम के मुंह लगना चाहती थी। असम ने बहुत सारे कपड़े अपने पसंद के बस कुल देखकर साइज देख कर वो ओके कर देती। लगभग उसने सारे ही कपड़ों में सर को चुम्बश देकर हाँ किया था। वो ज्यादा बात करने से गुरेज कर रही थी। तुम भी अपने लिए कुछ ले लो, तुम्हें जो पसंद आ जाए वो ले लो, बेतकल्फी शॉपिंग कर लो, मैं सारे बिल पे कर दूंगा। असम ने कहा, लेकिन गुल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुक्का चौंध और होशरबाज जमाना की चाल ढाल देखकर अपनी औकात फरोमोश करने वाली लड़कियों में से नहीं थी, ना ही किसी का एहसान लेना पसंद करती थी। गुल ने देखा था माल में एक मामूली सी भी कपड़ा सोने का दाम रखता था। गुल ने सोचा उसकी न्यू मार्केट ही सही है, जहां वो मोल तोल कर और कम दाम करवा कर अम्मी के साथ 1,500 का कामदनी सूट लेकर आई थी। वही उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी और उसने उस जोड़े को संभाल कर रखा था। गुल के रंग तुम पर बहुत सूट करेगा। अचानक अरसम की आवाज पर गुल अपने ख्यालों को दुनिया से बाहर आई। अरसम हाथ में एक डार्क रेड कलर की ब्राइडल लहंगा लिए उसकी तरफ मुतवज्जा था। हाँ लेकिन ज्यादा ही ओवर लगेगा और मैं थोड़ी दुल्हन बनूंगी, सब लोग मजाक बनाएंगे। कोई सिंपल सा सूट नहीं है जो कफायती दाम में खरीदा जा सके। गुल ने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। लहंगा बहुत ही ज्यादा भारी कामों से लदा हुआ था। ठीक है सूट भी ले लेना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ। अरसम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं प्लीज, ये बहुत ज्यादा महंगा है और मैं ये नहीं ले सकती हूँ। अम्मी को भी पसंद नहीं आएगा और प्लीज आपका पैसा बहुत खर्च हो जाएगा। गुल ने सीधा इनकार कर दिया। अरे मैं गजाला माँ को समझा दूंगा। और पैसों का क्या है, पैसे कमाए किस लिए जाते हैं? खर्च करने के लिए। अरसम उसे समझाते हुए बोला, लेकिन फिर भी मैं किसी का एहसान नहीं लेती हूँ और फिर भी ये बहुत ज्यादा महंगा है। आपने पहले बहुत शॉपिंग कर ली है, कितने सारे पैसे खर्च हुए होंगे ना आपके। गुल ने मासूमियत से झिझक कर कहा। सीरियसली? अरसम को उसकी बातों पर और उसकी मासूमियत पर बेख्तियार प्यार आता था। गुल की एक नहीं चली और अरसम ने उसे बहुत सारी चीजें दिलवा दी। जब दोनों गाड़ी में आकर बैठे तो गुल बहुत ज्यादा उदास थी। यार तुम इतना ज्यादा क्यों सोचती हो, एकदम बीवियों के जैसे कि कम खर्च और कम कफायत। देखो मैं कमा रहा हूँ तो खर्च कर रहा हूँ। इतने पैसे जितने मैंने खर्च किए हैं मैं 1 घंटे में कमा लेता हूँ। बिजनेसमैन हूँ यार, तुम फालतू का टेंशन मत लो। अरसम ने उसका मूड लाइट करने की कोशिश की, लेकिन गुल अपनी उंगलियों को उलझाए बैठी उससे खिलती रही। और रही बात मोल की तो डोंट वरी, खराब बिजनेसमैन हूँ। वक्त आने पर असल के साथ सूद भी तुमसे वसूल लूंगा। थोड़ा सा गुल की तरफ झुकते हुए राजदराना अंदाज में अरसम ने कहा तो गुल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जो नजरों में शरारत लिए उसकी तरफ देख रहा था। गुल के गाल शर्म से तमतमा उठे और सोचा ये शख्स उसे पहले ही नजर में मशकूक लगा था और अब तो वो खुद ही अपनी जुबान से वजाहत दे रहा था।
वैसे सच कहूँ तो तुम पर हर रंग जचता है और हर रंग में तुम मजीद और खूबसूरत लगती हो। अरसम ठंडी आह भरकर बोला, सारंग तुम्हारा कौन लगता है? अरसम ने आहिस्तगी से पूछा और गुल ने उस सवाल का बिल्कुल भी अरसम से उम्मीद नहीं की थी। कजन है मेरा, अम्मी को पसंद है और वो मेरा उनसे रिश्ता तय करना चाहती हैं, गुल ने साफ गोई से कहा। अच्छी बात है, अरसम ने सख्ती से होंठ भींच लिए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? गुल को कुछ गड़बड़ सा लगा। आज अरसम बहकी बहकी बातें कर रहा था। अरसम ने कुछ नहीं कहा और उसे सीधा उसके घर जाकर छोड़ दिया। मुर्तजा साहब और रजिया आज दोनों ही गेस्ट हाउस आए हुए थे और सनम कमरे में बंद पड़ी थी। रजा को बिना खबर दिए ही आज दोनों आदम के। अब रजा मुश्किल में पड़ गया था क्योंकि सनम और आज उसका निकाह था और मौलवी साहब और रजा के चंद दोस्त लोग भी आने वाले थे। मुर्तजा साहब रजा को यूं तैयार देखे चौंक जरूर रहे थे। कहीं जाने की तैयारी हो रही है क्या? मुर्तजा साहब उसे यूं तैयार तैयार और सजे सवार देख पूछते बैठे। नहीं, कहीं नहीं, बस ऐसे ही। आप लोग बताइए, अचानक क्यों? आप लोगों ने तो सरप्राइज दे दिया। रजा जब हंसकर बोला, हाँ भाई, सोचा तुम्हें तो कोई बात की फिक्र नहीं है तो मैं ही चलाता हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं बस इतना कहने आया था कि मिसबा की शादी और दीगर रस्मात में तुम्हें एक बड़े भाई की तरह शामिल रहना है। नाना के रिश्तों में तलखियां हैं, लेकिन तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि वो तुम्हारी बहन है। जी बाबा, मैं समझ गया। रजा हामी भर गया क्योंकि अभी उसने अपना पीछे छुड़वाना था। वाह भाई, एक बार में तुमने मेरी बात मान ली। मुझे तो लगा मुझे बहुत समझाना पड़ेगा, मुर्जा साहब ने हंसकर बोले। रजा डरता तो अपने बाप से भी नहीं था, लेकिन सनम को लेकर बहुत पोसेसिव था। वो जानता था कि उसके बाबा अगर सनम के बारे में जान लेते तो उसे जान के पीछे पड़ जाते। पहले भी शुरुआत में कह चुके थे कि आगा शहबाज सिद्दीकी को जान से मार दो ताकि जल्द से जल्द पैसे मिल सके। इसलिए रजा खामोश था और मसलहत समझता था, वरना अगर वो बगावत पर उठता तो नुकसान सिर्फ रिश्तों का होता और बाप बेटे के बीच दूरियां आ जाती। वो सनम कहाँ है? रजिया के मुंह से जैसे ही निकला, रजा ने उसे एक खतरनाक नजर उस पर डाली। कौन सनम? मुर्तजा साहब ने ताहिर से पूछने लगी। वो अंकल, आपको नहीं पता, वो आगा साहब की बेटी जिन्होंने रजा से कर्जा ले रखा था। रजा ने सनम को अपने यहाँ कैद कर रखा था ताकि आगा साहब जल्द से जल्द पैसे लौटा दे। रजिया झट सब बताने लगी। क्या रजा, अभी तक तुमने इस लड़की को जिंदा रख छोड़ा है? मुर्तजा साहब को हैरानी हुई। बाबा, वो कल पैसा लुटाने वाले हैं, मैं क्यों किसी बेकसूर की जान लूं? रजा रजिया की तरफ देखकर बोला, जो मुकर्मी की तरह मुस्कुरा कर रही थी। चलो तब ये भी सही है, अब हम चलते हैं, बहुत सारे कार्ड और जरूरी काम हैं। मुर्तजा साहब उठते ही बोले तो रजा उनके गले लगकर अलविदा कहने लगे। मुर्तजा साहब के साथ रजिया भी चली गई तो रजा ने सुकून का सांस लिया और स्टोर का दरवाजा खोला जहां कोई नहीं था और खिड़की खुली हुई थी। रजा ने मुट्ठियां बीच ली और सोचे सनम की इतनी हिम्मत जो उसने चकमा देकर निकल गई। सनम स्टोर रूम में बैठी रोज सिसक रही थी, लेकिन वो फैसला ले चुकी थी कि वो रजा के हाथों का खिलौना नहीं बनेगी और ना ही उससे निकाह करेगी। इज्जत का तकाजा उसे उकसा रहा था कि वो यहाँ से भाग निकले, लेकिन रजा के गुस्से और गजब से डरती थी। लेकिन सनम ने हिम्मत की और खिड़की की तरफ देखा जो ज्यादा ऊंची ऊंचाई पर ना थी। बड़ी सी खिड़की थी और एक आदमी आराम से छलांग लगा कर भाग सकता था। खिड़की पूरी खुली हुई थी, इसलिए सनम ने स्टोर रूम में बड़े पुराने डब्बों को इकट्ठा किया और उस पर चढ़कर खिड़की तक पहुंच गई। खिड़की तक पहुंच गई, लेकिन अब असल मसला नीचे छलांग लगाने का था। ज्यादा ऊंचाई नहीं थी, लेकिन फिर भी सनम डर रही थी। इसी अधेड़पन में काफी वक्त गुजर गया, लेकिन मरता तो क्या नहीं करता वाली बात, इसलिए सनम आगा जान को याद करके नीचे कूद गई। हल्की सी खरोच उसके घुटने में लगी थी। सनम ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और उठकर आसमान को देखा। आज कितने दिन बाद उसने खुला आसमान देखा था। सनम सीधा हुई और भाग खड़ी हुई। सनम में जितनी ताकत थी उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया और पागलों की तरह भागने लगी। सनम को खुद होश नहीं था कि वो दौड़ते दौड़ते कितने दूर निकल आई है। उसे होश तक आया जब सामने उसे एक तेज रफ्तार में मर्सिडीज आती दिखी और किसी ने सड़क के किनारे उसका हाथ खींच लिया, वरना सनम का खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता। सनम कल रात से भूखी प्यासी थी। कुछ ना खाने पीने की वजह से उसका सर जोर से घूम गया था और बंद होती आंखों से उसने एक शख्स को देखा जिसने उसकी जान बचाई थी। सनम का अचानक ही सर चकरा गया और वह धब से वही गिर गई। जब दूसरी बार सनम की आंख खुली तो उसने खुद को एक नर्म आरामदार बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। सनम फौरन उठ बैठी और यहाँ वहां देखने लगी। सोफे पर बैठा आर्यन उसे हवस भरी निगाह से निहार रहा था। आर्यन, तुमने ही मेरी जान बचाई थी ना?
शुक्रिया तुम्हारा। सनम को याद आया वो शख्स कोई और नहीं आर्यन था जो उसकी जान बचाई थी। आर्यन उसके करीब आया और फूंक मारकर उसके चरबराते बालों को साइड किया। प्लीज मुझे घर छोड़ दो, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। सनम अपना दुपट्टा संभाल कर बोली और यकायक आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचा। सनम उसे हैरत से देखने लगी। क्या कर रही हो, छोड़ो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सनम चीखती हुई बोली। हाँ खराब हो गया है सनम जान। कौन काफर तुम्हें देखकर नहीं बहकेगा? कभी खुद को देखा है? इस कदर हसीन, इतनी खूबसूरत और ऊपर से ये नजाकत, कोई भी दिलो जान से तुम पर फरिश्ता हो जाएगा। जब तुम्हें पहली बार यूनिवर्सिटी में देखा तो मैं दीवाना हो गया और इस दिन से तुम्हें पाने की ख्वाहिश मुझ में जाग उठी। आर्यन की पकड़ लम्हा बलम्हा मजबूत होती जा रही थी। सनम उसके आगे बहुत कमजोर थी। सनम ने अपना बाजू दोनों हाथ छुड़वाने की कोशिश की लेकिन आर्यन ने हाथ नहीं छोड़ा। मेरा हाथ छोड़ो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सनम रो पड़ी और सिसकने लगी। मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत इंतजार किया है और आज जब किस्मत मुझे ये मौका फराहम कर रही है तो मैं हाथों से ये वक्त जाया क्यों करूं? आर्यन खतरनाक अंदाज में मुस्कुराया और सनम का दुपट्टा उछाल कर फेंक दिया और सनम को जोर से बेड पर धक्का दिया। सनम उसे मदहोश निगाहों से देखने लगी जो शर्ट के बटन खोल रहा था। सनम जानती थी कि वो बहुत कमजोर है और भागकर कहीं जा भी नहीं पाएगी क्योंकि उसे बहुत नकाहत ज़दा महसूस हो रहा था। जिस समय कपकपी सी हो रही थी और सर भी घूम रहा था। सनम की सोकर शिद्दत से रजा की याद आई। रजा कहीं से भी आकर उसे इस हैवान से बचा ले। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी लगी आज की किस्त? और हाँ, रिव्यू जरूर दें। नेक्स्ट प्लीज और नाइस जबरदस्त के अलावा भी कुछ लिख दिया करें कमेंट में। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अब सनम के साथ क्या होगा? तो जल्दी जल्दी लाइक कमेंट्स करें और मेरी तरफ आप सबको ढेर सारा प्यार।